हेलो नमस्कार। मैं रोहितास याग फिर उपस्थित हूँ आपके सामने कक्षा 7 वसंत भाग 2 का पाठ क्रमांक है 2 दादी माँ। यह शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित है और यह पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है। अब पाठ की चर्चा करते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र, शुभचिंतक यहाँ पर जो अच्छा चाहते हैं मित्र, मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा, ठीक है जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने सर्द की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल है किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे कुआर के दिन आ गए हैं। कुआर का महीना यानी आसोज का महीनों, आश्विन का महीना। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरें ले रहा है, यानी कि बह रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार के बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रही हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रही हैं, यानी कि एकाएक आके कूद रहे नहा रही हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है, यानी कि कभी सर्दी तो कभी गर्मी। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर कुआर के दिनों में यानी कि आश्विन में आसोज के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे में जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया, यानी कि उसमें नहाया था 2-1 दिन, इसके कारण बीमार हो गया। लेकर हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबूदाना। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी जाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने, यानी कि स्नेह सने का अर्थ है प्रेम से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए शरीर पर सफ़ेद किनारेहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य का अर्थ है अभी अभी। टपके हुए जल की शीतलता आते ही उन्होंने सर पेट छुए, यानी कि अभी अभी वो नहाकर आई है। तो उन्होंने आते ही क्या किया, लेखक का सर और पेट छुआ, जांच की कि उसका बुखार कम हुआ या नहीं हुआ। आंचल का अर्थ है साड़ी का पल्लू। आंचल की गांठ खोल है किसी अदृश्य, यानी जो दिखाई न दे, शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती, 20 बार छू छू कर जबर का अनुमान करती, यानी कि वो चेक, दादी माँ है वो चेक करती कि लेखक का वो बुखार कम हुआ या नहीं, उसको कहीं पीड़ा तो नहीं हो रही है। हांडी में पानी आया कि नहीं, यानी हांडी यानी कि घड़ा, उसे पीतल की छाल से छौंका कि नहीं। छाल मतलब छिलका, पीपल की छाल से छिलका कि नहीं, छौंका कि नहीं। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, यानी कि दादी माँ पूछ रही है। कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। आधे लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे, यानी कि ए प्रकार की अपा डॉक्टर केस का, डॉक्टर नहीं नर्स केस का दादी।
गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम या सरसाम का अर्थ है कंपकपी के साथ आने वाला बुखार, यानी जो को पालो लाग गया चढ़े, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती महामारी विसूचिका अर्थात हैजा के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लौंग यानी कि लूंग और गुड़ मिश्रित जलधार गूगल और कोई उनसे सीख ले, यानी कि बहुत सी जानकारियाँ थी दादी को। दवा में देर होती, मिश्र या शहद खत्म हो जाता, चादर या धूप है, सफाई गिलाफ यानी तकिए की खोल है नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू अर्थात साबूदाना, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनीन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग ही जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह है और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनी आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न माना, दादी माँ कहती बहन बुरा न माना, कार प्रोजन का घर ठहरा, यानी बहुत काम रहते हैं इस कार्य के अंदर, यानी विवाह प्रयोजन का जो घर होता है। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं, यानी दादी कहती है अगर मैं ही काम न करूं तो कोई को नहीं करे। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलम्ब के कारण बन जाती, यानी विलम्ब का कारण बन जाती, यानी कि दादी माँ ने लियानी भी पड़ा नहीं समय रूस जे दादी। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहरी निकसार यानी बाहर निकलने का जो दरवाज़ा होता है वहीं पर दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सोना होगा धन्नू, रुपए में सूद के साथ आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म नहीं। यानी कि दादी माँ उससे कह रही है कि जो मैंने रुपए दिए हैं वो सूद यानी ब्याज के साथ है, मुझे दे दे। मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी नहीं दी, अब लगी है आजकल करने, यानी कि अब आजकल करने लगे, आज दूंगी कल दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। दूंगी मालकिन, राम की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल का अर्थ है यहाँ पर साड़ी का पल्लू पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। निस्तार यानी कि विदाई। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गर्ज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धनो चाची, तो उसने विहल होकर कहा पुरीन हो गई है बेटा, भगवान भला करे। हमारी मालकिन तो कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपए छोड़ दिया। यानी जो दादी है ना लेखक की, वो कल ही उनके घर गई थी, पीछे वो सारा रुपया छोड़ दिया, यानी कि रेनोज को। ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली देखना धनो, जैसे तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो। यानी कि 5-10 रुपया लिए या ना जैक खर्च ज़्यादा को नहीं करी, या बढ़िया तेरे को विदाई को नहीं करी। देवता है बेटा देवता, यानी कि दादी के लिए कह रही है कि वो तो देवता है। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपये देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तरफ पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता था। उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाई जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं।
मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दलान में सो रहा था, यानी नीचे बरामदे में। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़की और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और बंडाफोड़ हो गया। देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लड़ती है। सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुत किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी की छाए में खड़े हो जाते, अभय दान मिल जाता। यानी कि बाद में डरने की जरूरत को नहीं, पीछे जाए बाद में। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वल्या चक्कर है, जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखा मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। यानी कि दादो हमेशा ही कहता कि दादी ने आगे रखता कि तुम पहला जावेगी, आ बात कहता। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, यानी कुकुरमुत्ता एक प्रकार का पौधा होता है जो बिना पानी के कहीं भी उग जाता है। मुँह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की, यानी कि ज़्यादा खर्च कर दियो। आप आर्थिक स्थिति भी ध्यान को दी। घर की कंडीशन किसी है, वह घर की तो थी नहीं, यानी कि कर्जों लिया के करियो। दादी माँ अक्सर उदास रहती थी। माघ के दिन थे, यानी माह महीनों आ गया। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पक्षुओं का सन्नाटा, यानी पक्षुआ यानी पश्चिम से आने वाली ठंडी ठंडी हवा, और पाले की शीत हड्डियों में घुस पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गिल्ली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे, लेकिन आज थे। बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है। दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्काई, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया है, चल चल। यानी कि बात पलट दी। धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती हुई रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पे बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है, बापू बोले, रुपया को देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी है। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे, दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था, यानी कि जब तंगी मामला जेबी खातर। उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सज कर रखती आई हूँ, यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पूंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ साफ भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ाया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उठकर कुआ अपनी घिनौनी काली पंखे फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया है। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों से कतारें धूमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही, यानी दादी की भी मृत्यु हो गई है।
अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन और परिजनों की कौन सी बातें याद आती है। जब लेखक को लगा कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसके सामने उसकी दादी माँ की सभी यादें सजीव उठी। साथ ही उनके बचपन की यादें, जैसे गंधपूर्ण झाग भरे पानी में कूदना, बीमारी पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चंद्र ओढ़ कर सोना और गुड़िया जाना, रामी चाची की घटना आदि भी याद आती है। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो गई। दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि कपटी मित्र और शुभचिंतकों को रक्तस्राव हो गया, यानी घर की हालत क्यों खराब हुई पूछिए। इन गलत दोस्तों की संगति ने सारा धन नष्ट कर दिया, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्च करवा दियो। इसके अलावा दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बावजूद लेखक के पिताजी ने बेहिसाब जगह की बात कही। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में लिया गया था। दादी माँ के मना करने के बावजूद उन्होंने नहीं सोचा कि घर की खराब हालत का दावाडोल हो गया है। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष सबसे अच्छा लगता है आपको और क्यों। दादी माँ के स्वभाव में कई पक्ष थे जो हमें अच्छे लगते हैं। मसलन दादी माँ की सेवा, संरक्षण, परोपकारी और सरस स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि वे विचार के कारण ही वे गुणों का मन में बने रहते हैं, सफल रही। लेखक के बीमार होने पर दादी को उसकी सेवा देना, रामी चाची की बेटी की शादी पर उसके घर के मालिक को उसकी सहायता करना और पिछड़ा यानी कि पीछे का जो ऋण बाकी था वो माफ़ करना। पिताजी की आर्थिक तंगी को देखते हुए दादी की निशानी सोने का सुझाव देना, यानी सोने का कड़ा देना आदि विवरण है कि मदद करना ही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। दादी मुझे शायद दया और कोमल वाला पक्ष सबसे अच्छा लगता है। अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, लेखक की निराशा क्या है। लेखक की निराशा यह कमजोरी है कि थोड़ी सी कठिनाई आने पर वह भयभीत हो जाता है। मित्र किस प्रकार का दो मुँह व्यवहार करते हैं। लेखक के मित्र ने उसे खुश करने के लिए मुँह पर तो आने वाले सीवेज की सूचना दी, यानी कि छुट्टियों की, और पीछे पीछे उसे लालची और डरने वाला बताया और अपनी हंसी उड़ाते हैं, यानी कि उसकी लेखक की हंसी उड़ाते हैं पीठ पीछे। इस प्रकार उनके दो मुख व्यवहार दिखाई देते हैं। कुंवार के दिनों में सिवान या नाले के पानी में क्या क्या बहकर आता है। सिवान में साई और मोथा की अधगली घास, बन प्याज की जड़ें और नाना प्रकार की घास के बीज बहकर आते हैं। लेखक के बीमार होने पर उसकी सबसे अधिक देखभाल कौन करता है। लेखक के बीमार होने पर उसकी सबसे अधिक देखभाल उसकी दादी माँ करती थी। दादी माँ ने कंगन सदा सहेज कर क्यों रखा। दादी ने कंगन इसलिए संभाल कर रखा क्योंकि यह उनके वंश की निशानी थी। दादी माँ ने यह क्यों कहा कि लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। बालक भगवान का रूप होते हैं, उनका मन निश्चल और निर्दोष होता है, इसलिए दादी माँ ने कहा कि लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। अब है लघु उत्तरा प्रश्न, लेखक के मित्र उनका मजाक क्यों उड़ाते थे। लेखक को थोड़ी सी बात पर गांव घर परिवार की चिंता होने लगती। वह अपने घर के जाने के लिए लालायित होने लगे थे। एक ज्ञानी और संतुलित व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा किसी को नहीं होती। ऐसी कमजोरी विकास में बाधक होती है तथा बाल मनोवृत्ति के लक्षण है, इसलिए लेखक के मित्र सदैव उसका मजाक उड़ाते थे। दादी माँ को बीमारियों का ज्ञान कैसे था, इस विषय में विस्तार से लिखिए। दादी माँ को गांव में प्रयोग की जाने वाली दवाओं के कई नुस्खे याद थे। वह हाथ, माथा, पेट छूकर भूत, मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान लगा लेती थी। वे लौंग, गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल, धूप से इलाज करती थी। महामारी तथा विसूचिका यानी हैजा फैलने पर वह सफाई का ध्यान रखती थी। पिताजी और लेखक के बड़े भाई किशन मन मारे क्यों बैठे थे। पिताजी और किशन भैया मन मारे इसलिए बैठे थे कि घर में आर्थिक तंगी थी, कोई काम पूरा नहीं हो पा रहा था, जिन पर रुपए थे वे वापस नहीं कर रहे थे, लोगों का उधार लिया हुआ
काफ़ी राशि वापिस करना था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, अतः वे मन मार कर बैठे थे। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दादी माँ ने अपने वंश की अंतिम निशानी सोने का कंगन अपने बेटे को क्यों दिया? घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, उनकी परेशानी दादी माँ से देखी नहीं गई, तो उन्होंने सोचा कि यह कंगन ही इस समय इन्हें दुखों से छुटकारा दिला सकता है। वे कंगन को बेचकर कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए दादी माँ ने अपने कंगन अपने बेटे को दिया। लेखक द्वारा दादी माँ पाठ लिखने का क्या उद्देश्य है? लेखक द्वारा दादी माँ कहानी लिखने का उद्देश्य है कि जीवन की ऐसी मधुर यादें होती है जो कभी भी नहीं भूलती, और कई यादें हमें प्रेरणा देती है। इस पाठ से भी हमें यही सीख मिलती है कि जब लेखक को अपनी दादी माँ की मृत्यु का संदेश मिलता है तो वह अपने बचपन की यादों में खो जाता है जो दादी के साथ जुड़ी थी। इसलिए उन यादों में खोकर लेखक को यह विश्वास नहीं होता था कि दादी की मृत्यु हो गई है। अतः इस संस्मरण को जीवित रखने के लिए लेखक ने इस कहानी को लिखा। रामी की चाची दादी माँ को क्या आशीर्वाद दे रही थी? रामी की चाची दादी माँ को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी, क्योंकि उन्होंने सारा ऋण माफ़ कर दिया, ब्याज के सारे रुपए भी छोड़ दिए। इसके अलावा उन्होंने उसकी बेटी की शादी के लिए 10 रुपये की सहायता भी दी और कहा कि वह उनकी बेटी जैसी है, इसलिए उसके शादी में 10-5 रुपये की कमी नहीं रहनी चाहिए।